नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और टैरिफ बम गिरा दिया है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसमें अब भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। यानी 25% पहले का और अब 25%, कुल भारत पर 50% टैरिफ अब अमेरिका की तरफ से लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर वो भारत पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, एडिशनल टैरिफ। वो भारत से नाराज थे, इस बात से नाराज थे कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, न सिर्फ खरीद रहा है बल्कि उस तेल को अपने फायदे के लिए खुले बाजार में बेच रहा है। ऐसा आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि इस पैसे से, जो कि भारत से रशिया को मिलते हैं तेल के बदले, उससे वो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और लोगों को मार रहा है। और वो इस बात से भारत पर खफा हैं और अब वो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी बात को रखा और भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ जड़ दिया है। काफ़ी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। अब वो बात शायद पुरानी हो चली जब वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का दावा रोज करते थे, लेकिन अब वो आए दिन कभी भारत की इकोनॉमी पर हाथ उठाते हैं, कभी भारत के लिए कहते हैं कि इसकी इकोनॉमी में दम नहीं है या इसकी इकोनॉमी बेकार हो चुकी है, कभी कहते हैं कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद के जंग में उसकी मदद कर रहा है। कई तरह की बातें जो उनके मन में आती हैं भारत को लेकर। कहते हैं भारत दोस्त है लेकिन भारत के एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूलता है और न जाने क्या क्या, जो जब उनके मन में आता है वो कहते जाते हैं। लेकिन अब इस आदेश के तहत भारत में शायद अब दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ इस समय जो किसी देश के ऊपर है मौजूदा हालात में, उसमें भारत सबसे आगे खड़ा हो गया है। और अभी तो ये 25% अतिरिक्त टैरिफ है। अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में कोई डील नहीं हुई है टैरिफ को लेकर। अगस्त में वो बातचीत का दौर होना था, छठा दौर, जिसमें कुछ चीज़ें फाइनल हो रही थी, लेकिन भारत ने साफ किया कि भारत अपनी संप्रभुता, अपने देश के हित को पीछे रखकर कोई डील नहीं करेगा। हालांकि ये बातचीत अभी होनी है। और हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तेल खरीदने और फिर उसे अपने फायदे के लिए बेचने के आरोप लगाए तो भारत से भी जवाब गया और कहा गया कि भारत ऐसा अमेरिका के कहने पे ही कर रहा था। जब अमेरिका ने उससे कहा था कि दुनिया में तेल के भाव ना बढ़ जाएं तो आप रशिया से तेल खरीदें। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका को आईना दिखाया कि वो और कई अन्य देश भी जो उसके सहयोगी हैं, खासकर यूरोप से, वो भी तो काफ़ी सारा ट्रेड रशिया के साथ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से इस पर सवाल भी पूछ लिया गया कि क्या आप भारत की कही गई इस बात का या तो खंडन करें या इसे माने। उन्होंने कहा इसकी जानकारी उनके पास है ही नहीं कि उनका देश भी रशिया के साथ किसी तरह का कोई व्यापार करता है। उन्होंने कहा वो इसकी जांच करेंगे। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप की ये शख्सियत है, लेकिन उन्होंने फिलहाल तो अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लाद दिया है और अब भारत के ऊपर कुल 50% टैरिफ है। एक डेट दी गई है 27 अगस्त की, जब से ये टैरिफ लागू होना है। तो चलिए अब इस पर ही आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व EDR के बख्शी साहब हैं, ऑयस्टर कैपिटल के CEO अतुल जोशी जी हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के पूर्व MD और इंडस्ट्री के जानकार सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, अर्थशास्त्री मिताली निकोरे हैं और वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक शुरुआती टिप्पणी मैं आप सबसे लेता हूं। सुनील साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत के लिए टैरिफ, टेरर, ना जाने कितनी उपमाएं अब इसके लिए बन चुकी हैं, और लीजिए एक बम उन्होंने और फोड़ दिया। नहीं, मैं दो चीज कहूंगा इसके बारे में। एक है टैरिफ का वेपन की तरह यूज करना, वेपनाइजेशन ऑफ द टैरिफ, मैं कहूंगा नंबर 1। नंबर 2, सोचिए कि ये खाली इंडिया वाली बात नहीं है, ये उनकी फेलियर रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने में लगे थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल सक्सेस नहीं पाया। तो ये सोच रहे हैं कि वो रशिया के ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा बायर ऑफ रशियन ऑयल और डिफेंस है। उन्हें शायद ऐसा सोचा था, और इसमें उन्होंने एक बहुत पुरानी रिलेशनशिप को दाव में डाला है। तो ये बहुत एक, मैं कहूंगा, हार्ड टू से इन पब्लिक डोमेन, पर ये इमेच्योर लिख रहा है क्योंकि एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कुछ सोचा नहीं है। इसने ऑब्नॉक्शियस शब्द क्या है, डेड इकोनॉमी बुलाया है। तो उसके ऊपर ये भी करना
तो समझे घाव के ऊपर नमक डालने की तरह है। और ये जरूर हमें भी स्ट्रांग रिप्लाई देना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि ये बात कब खत्म होगी कि सडनली पुतिन और अमेरिका अगर कोई गठबंधन में आ जाते हैं वॉर रुकवाने के लिए, तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा ना। तो ये इंडिया के संबंधित बात नहीं है, ये अपनी टैरिफ ज्यादा लगा रहे हैं उसकी बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो बातचीत चल रही है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं कहूंगा हमें कोलेटरल डैमेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो, कि रशिया के साथ जो उनको कंट्रोल नहीं है उसको इंडिया के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेचुरली इसका इम्पैक्ट तो जबरदस्त होगा, क्योंकि 50% का टैरिफ, उसके अलावा एक डी मिनिमिस क्लॉज भी था पहले, जो $800 के नीचे छोटे छोटे चीजों के ऊपर वेवर था, अभी उसको भी हटा दिया। 29 अगस्त से वहां पे भी टैरिफ लगेंगे। तो ये मुझे बहुत एक अनफेयर, और जैसे मैं कह रहा था वेपनाइजेशन ऑफ द टैरिफ, उसको एक वेपन की तरह ग्लोबल वॉरफेयर में हमें भी शामिल कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा कि ब्रिक्स और भी मजबूत बनेगी, ब्रिक्स के देश और भी साथ में जुड़कर कुछ भी करेंगे। और वो जो डी टॉलरेशन की उन्होंने धमकी दी थी कि आप करोगे तो ये होगा जरूर, उसमें अभी मैं देख रहा हूं कि आगे बढ़ेंगे ये देश विद अ ब्रिक्स करेंसी, ऐसी चीज। बट डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ क्या एक्शंस लेंगे, क्या काउंटर टैरिफ डब्ल्यूटीओ में कुछ लगाएंगे, मुझे पता नहीं, वो हमें वेट करना होगा अपनी गवर्नमेंट की रिस्पांस के लिए। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं सुनील साहब, ये कठोर शब्द हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन शायद अब ये हर किसी के मन में है। दीपक वोरा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि पूर्व डिप्लोमेट है और तल्ख टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। वोरा साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या इस अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी को अपनी कंपनी का दफ्तर समझ रहे हैं? क्या ये उसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो अपने धंधे चलाते आए या जैसे अपना बिजनेस चलाते हैं? शायद वो भूल गए हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश में, अभी तो यही कहूँगा, ये सबसे बड़ी ताकतवर इकोनॉमी के सरपंच हैं, और उन्हें कुछ चीज़ें तो सोच समझ कर करनी चाहिए। और ये जिस तरह का रवैया वो अपना रहे हैं, शायद बिजनेस में भी लोग ऐसा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। बाकी पैनलिस्ट से भी उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप को सोच समझ के कुछ करना चाहिए, जिंदगी में कुछ सोच समझ के उसने किया, धंधा और प्रॉफिट के बिना। मैं आपको इसमें सीधी चीज बताता हूं सर। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मॉस्को में, पुतिन से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, आप देख लीजिएगा। फिर वो चाइना जा रहे हैं, फिर शायद पुतिन भारत आएंगे। ब्राजील ने ऑलरेडी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि जाके अमृतसर के छोले खाओ, मैं तो नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। ये अमेरिका को अकेला कर रहा है। ही हैज नो आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स। आई एम एन इकोनॉमिस्ट। वो समझता है प्रॉफिट केवल। अब मैं आपको बताता हूं, आपने 100% लगा दिया, 5 करोड़ प्रतिशत लगा दीजिए। $10 की जो पतलून खरीदते थे आपके उपभोक्ता जो भारत में बनती थी, अब वो $1 करोड़ की खरीदेंगे, आपको मार मार के व्हाइट हाउस से बाहर निकालेंगे। यू विल सफर, योर कंज्यूमर्स विल सफर। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो बहुत अमीर है। भारत के एक्सपोर्टर्स के ऊपर असर पड़ेगा। बट व्हाट विल वी डू? हम लोग दूसरे, फर्स्ट वी लुक फॉर सेपरेट मार्केट। सेकंड, भारत सरकार वही कदम उठाएगी, वेदर सब्सिडीज या इधर जाना उधर जाना, जो भी कुछ है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो मिनिमाइज हो। हमने पहले भी ये किया था। सो मेरा मानना है सर, 1998 जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अपने टेस्ट किए, अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थी, तो उस वक्त इतने सख्त प्रतिबंध हम पे लगाए थे, हम बहुत कमजोर थे उस समय सर। इट हर्ट अस वेरी बैडली, इट पुश्ड आवर ग्रोथ डाउन बाय 2 or 3% जीडीपी। इस बार गोल्डमैन सैक्स जो कहता है कहने दीजिए सर, ये इनके दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। टेक इट फ्रॉम मी सर, 52 साल मुझे हो गए इन डिप्लोमेसी और करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। वी विल डील विद दिस एंड वी विल ओवरकम। डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ जाइए, आपकी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी निकी हेली, उसने आपको ये कहा कि आपका दुश्मन तो चीन है और एक देश है आज दुनिया में जो मुकाबला चीन का कर सकता है, उस देश का नाम भारत है। उसके साथ संबंध मत बिगाड़िए। डोनाल्ड ट्रंप्स प्रॉब्लम नार्सिसिस्टिक सर, ही हियर्स बट ही डजंट लिसन। जी बिल्कुल। अतुल जोशी साहब, अब इन्होंने जो 25% एक्स्ट्रा लगा दिया है, 27 तारीख से ये लागू होना है। हमें ये भी नहीं पता कि 27 तारीख आते आते ये 50% पर ही रहेगा या यहाँ से भी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ट्रंप की कोई भी चीज़ बहुत ही अनसर्टेन रहती है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा चीज़ें मैं उस पर बात करूँ, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, हमको 2 चीजें देखनी चाहिए। उन्होंने जो भी टैरिफ लगाया वो एक बात है, हमारे जो प्रोडक्ट्स वहां जा रहे हैं उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है। क्या प्राइस बढ़ने से वो कंज्यूमर उसको खरीदना बंद कर देंगे, यूएस कंज्यूमर्स, या उनको खरीदना ही पड़ेगा?
अब जैसे कि एक एग्जांपल हम ले, जो टॉप 3 हमारी एक्सपोर्ट की आइटम्स है उसमें फार्मास्यूटिकल्स है, लगभग 47% हमारा एक्सपोर्ट होता है वहां पर। तो वहां पे जो पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है यूएस की, उसमें भारत से एक्सपोर्ट की गई जेनरिक दवा का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो अगर उसके ऊपर टैरिफ लगाता है तो यूएस हेल्थ सिस्टम को इंपैक्ट करेगा। अगर हमें रिटालिएट करना है तो हमें जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है जेनरिक दवा, उसके ऊपर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दें, मैच टू मैच करें। 25% वो लगा रहे हैं, 25% एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लगा दें। महंगाई है तो और महंगा हो जाएगा, और ये रिप्लेसेबल नहीं है। देखिए, यूएस एफडीए को लगभग 18 से 24 महीने लगेंगे एक ऑल्टरनेट फाइंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि रातों रात भारत की जेनरिक दवा को वो रिप्लेस कर पाएंगे। तो उसको उसकी भाषा में थोड़ा प्यार से जवाब देना है जो उसको बिलो द बेल्ट हिट करेगा। यूएस की पब्लिक परेशान हो जाएगी। दूसरा हमारा एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन एप्पल का सबसे बड़ा उसमें हिस्सा है। तो क्या उसकी डिमांड भी प्राइस बढ़ने से कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन और ओवरऑल झटका मेरे ख्याल से यूएस इकोनॉमी को बड़ा लगेगा, हमको उतना बड़ा नहीं लगेगा। हाँ, कुछ कुछ सेक्टर्स है जैसे कि टेक्सटाइल है। अब जेम्स एंड ज्वेलरी की बात हो रही है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी तो री एक्सपोर्ट है। हम इंपोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी तो लेबर आर्बिट्राज है, तो उसमें कोई बड़ा इंपैक्ट मुझे तो नहीं दिख रहा कि उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। वो तो री एक्सपोर्ट है। रही बात टेक्सटाइल की, हाँ, वहां पे काफी नेगेटिव हो सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए नेगेटिव हो सकता है, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिप्लेसेबिलिटी इंडियन प्रोडक्ट्स की है। ओवरऑल 21 दिन का टाइम जो उन्होंने जानबूझ के दिया है, वो मेरे ख्याल से एक विंडो ढूंढ रहे हैं कि इतना जोर शोर से आवाज करके कहीं ना कहीं इंडिया कुछ मान जाए और हम सेटल कर ले। वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि 15-20 दिन में कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी मेरे ख्याल से उनको रहने दीजिए, उनको जो करना है करे, हमें उसका पलटवार करना है। और मेरे ख्याल से इंपैक्ट इंडिया से ज्यादा यूएस के ऊपर पड़ेगी और काफी नेगेटिव पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो डायरेक्टली पब्लिक को, अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन कंज्यूमर को बहुत बुरे पैमाने पे ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। बख्शी साहब, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सब करते वक्त अपने त्वरित फायदे का सोच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो सभी देशों में बीच में तो वो ऐसे मीडिएटर बन गए थे कि मैं सबके बीच में युद्ध रोकूंगा। भारत पाकिस्तान की चर्चा करते करते वो थकते नहीं हैं। फिर वो पहुंचे थे रशिया, जहां ट्रंप ने उनकी सुनी नहीं। मिडिल ईस्ट में भी जैसा वो चाह रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या वो अपने फौरी फायदे के लिए इंडिया को मोहरा भी बना रहे हैं और साथ में अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप ने अब तक जो भी काम किए हैं आने के बाद में, उनसे उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी साफ जाहिर होती है। पहले तो उन्होंने एक उनका था एजेंडा कि उन्होंने जो इलेक्शन के टाइम में कहा था कि इंटरनल रेवेन्यू की जगह मैं एक्सटर्नल रेवेन्यू लाऊंगा, जिससे कि लोगों के, आपके ऊपर इनकम टैक्स का बर्डन जनता के ऊपर कम हो जाए। तो टैरिफ का पहला उनका पर्पस था अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ाने का, और उसके लिए खर्चा कम करने के लिए उन्होंने एलन मस्क के अंदर डोजे भी बनाया और सब कुछ किया। लेकिन जब ये बिग एंड ब्यूटीफुल बिल आए तो ये पता चला कि वो टैक्स किसके लिए कम करने की उनकी बात हो रही है। तो एक पहला था रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने इसको वेपनाइजेशन की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले तो उनके मापदंड ही गलत थे कि टैरिफ की ड्यूटी के परसेंटेज का कंपैरिजन नहीं था। उनका यह था कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं, आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है इसका मतलब आपके टैरिफ जो है वो हमारे हक में नहीं है और आप नॉन टैरिफ बैरियर जो ऑब्नॉक्शियस हैं वो लगा रहे हैं। तो ट्रंप साहब का, लेकिन भारत के संदर्भ में अब आप देखिए, यहाँ पर ये नॉन टैरिफ 25% लगाया गया। 25% पहले टैरिफ था, ये 25% ट्रेड की वजह से नहीं लगाया गया, रूस से एक थर्ड फैक्टर की वजह से लगाया गया। वो थर्ड फैक्टर में चाइना हमसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, दूसरे कंट्रीज भी इंपोर्ट करते हैं, और एक इतिहास है कि अमेरिका के कहने पर हमने वो शुरुआत की थी और अमेरिका खुद भी इंपोर्ट करता है, यूरोप भी इंपोर्ट करता है, ट्रेड करता है। लेकिन ट्रंप साहब को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी ईगो कहीं पर हर्ट हुई है भारत के संदर्भ में, और इसलिए चाइना को भी अलग रख के और हमारे
पड़ोस में बांग्लादेश और दूसरे देशों को अलग रख के हमारे के ऊपर स्पेसिफिक वो टारगेट कर रहे हैं। अब 25% जो एडिशनल पहले लगाया और 25% जो अब एडिशनल लगा रहे हैं, तो ये कहीं अगर ये डिप्लोमेसी से कुछ सुधर सकता है, हालांकि इतने टेम्पर्स अब फ्रे हो गए हैं, इतने ज्यादा हार्डनिंग ऑफ स्टैंस हो गया है कि जल्दी में उसका कुछ हल नजर नहीं आ रहा है। और पहले ही अगर चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई के बारे में थी या हमारी ट्रेड डील के जो डिफरेंट राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन चल रहे थे उसमें था, उसमें ही अगर कुछ रास्ता निकल आता, डिप्लोमेसी कम से कम। अब ट्रम्प साहब जैसे पिछले बार 25% लगाया, तो कई लोगों ने टीवी पे अमेरिकन कमेंटेटर्स ने बोला कि अगर मोदी जी एक फोन उठा के ट्रम्प साहब से बात करें तो इसका सॉल्यूशन शायद निकल सकता है। लेकिन भारत सरकार भी जानती है कि क्या ऐसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से बात करना उस समय, वो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वो हमारी उसमें बेइज्जती करे और उसके बाद भी वो कुछ ना करे और हमसे कंसेशन एक्सपेक्ट करने की कोशिश करे। तो एट द मोमेंट हम लोग एक बहुत ही खराब सिचुएशन में आ गए हैं। उसका हल कैसे निकलेगा, कितना डिप्लोमेसी से निकलेगा, अमेरिका पर उसका क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, उससे तो जल्दी कुछ शॉर्ट टर्म में कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ट्रम्प साहब ये डिनाई करेंगे कि अमेरिका पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। उनके पास बहुत अच्छे शब्दावली है अपने वोटर्स को बताने के लिए, और वो मानेंगे नहीं, और उसका जो असर आए आते आते भी टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो उसका कोई, शॉर्ट टर्म में हमारा नुकसान, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, टेक्सटाइल के मामले में वियतनाम हमको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बांग्लादेश हमको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और ये जो है जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, टेक्सटाइल उसमें बहुत बड़ा है। लेसोथो का उस दिन मैं देख रहा था कि छोटी अफ्रीकन कंट्री में शायद फैक्ट्रियां पूरी बंद हो गई हैं। हिंदुस्तान में भी 25% पे ही हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम थी, या 50% में तो वो क्या कर पाएंगे। और फार्मा तो शायद अभी बाहर हो इससे, क्योंकि जो मैं ऑर्डर देख रहा था एडिशनल 25% का, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अभी जो बाहर हैं उनको बाहर ही रखा गया है। फार्मा पे जी। किस रूप में लाएंगे वो बात की बात है। और फार्मा का असर क्योंकि डायरेक्ट उनके कंज्यूमर पे पड़ेगा, तो इतनी समझदार वो लोग भी हैं कि उसको ना करें। ये कंज्यूमर गुड्स हैं वो अलग है, एक नेसेसरी गुड्स हैं जो फार्मा में आती हैं। तो लेकिन हमारी एम्प्लॉयमेंट पे और हमारा चाहे जीडीपी पर ओवरऑल इफेक्ट बहुत कम पड़े, लेकिन हमारा जो वल्नरेबल सेक्टर है, छोटा लेबर जो है, उसके ऊपर जी। इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने फार्मा की बात की, हालांकि गाय बगाए फार्मा की भी धमकी तो उन्होंने दे ही दी थी कि वो धीरे धीरे इतना फार्मा पे भी लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो ये कि सब वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मिताली भी हैं, मिताली निकोरे, और वो एक इकोनॉमिस्ट है। मिताली, आप आज जब आरबीआई गवर्नर भी अपनी पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहे थे तो डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बस इंटरनेशनल सिनेरियो का जिक्र किया, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें ये टैरिफ की अनसर्टेनिटीज इंक्लूड थी, जिसको गवर्नर अपनी बातों में इंक्लूड कर रहे थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन मैं आपसे सच में समझना चाहूँगा कि मान लीजिए ये अमेरिका 25% 50% ये सब कर रहा है, आगे हो सकता है कम में सेटल हो जाए, इतना रहे, हमें नहीं पता कब तक क्या होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में हमारी इकोनॉमी पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आएगा? जी, ये एक्चुअली एक बहुत ही सीरियस आज बात हुई है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप फ़रवरी की बात करें, फ़रवरी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका में, तब ये डिस्कशन हुआ था कि इंडो यूएस ट्रेड को हमें $500 बिलियन के लेवल पर लेकर जाना है। और आज ये बात आ गई है कि आप 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही सीरियस है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत सीरियस है। और हाँ, हम देख रहे हैं कि शायद एक सेक्टर, 2 सेक्टर या 3 सेक्टर पे इमीडिएट इम्पैक्ट पड़े, लेकिन अगर किसी भी सेक्टर में ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, ये एमएसएमई सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, तो ओवरऑल आगे चल के हमारी जॉब्स, हमारी ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए एज अ कंट्री। सबसे बड़ी बात ये है। आरबीआई गवर्नर ने भी आज अपनी स्पीच में यही
यही कहा, उन्होंने रेपो रेट कम नहीं किया, उन्होंने रेपो रेट 5.5% पर ही रखा, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि हमें पता ही नहीं है अभी कि किस डायरेक्शन में ग्लोबल ट्रेंड्स किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, इसलिए ये बेटर है कि ना हम इसे बढ़ाएं, ना हम इसे कम करें, ना हमें लिक्विडिटी सिचुएशन में, अगर अभी हम चल रहे हैं एक स्टेबल इन्फ्लेशन पर हम अभी चल रहे हैं, तो इसी पर चलना एक एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा प्रैक्टिकल स्टेप है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमें आगे क्या करना है, 3 स्टेप्स की बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें अपनी नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ आगे चल के इस माहौल में फिर भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि हमारे पास 27 अगस्त तक का टाइम है ये देखने के लिए कि हम कैसे इस स्टांस को सॉफन कर सकते हैं। दूसरा, हमें ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेने हैं, और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि वो चाइना जा रहे हैं अगले हफ्ते फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब काफी सालों में एक हाई लेवल समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जा रहे हैं। तो इसका ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम अपनी ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और नंबर 3 है कि हमें एक तरह से सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, और हमें एक तरह से एक ट्रेड सपोर्ट प्रोग्राम लाना पड़ेगा उन एक्सपोर्टर्स के लिए जिनके लिए लॉसेस ज्यादा होने वाले हैं, और एक तरह से गवर्नमेंट को एक ट्रेड हेल्पलाइन भी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि एक्सपोर्टर्स क्लियरली पूछ सके गवर्नमेंट से कि हाँ, हम अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक्चुअली कितना टैरिफ लगेगा। और नंबर 2 कि हम अगर हम नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, तो क्या और देश हैं, क्या और मार्केट्स हैं, उसके ऊपर एक रिसर्च की बहुत जरूरत है। नहीं, वेरी गुड सजेशन मिताली। आई थिंक ये हो सकता है अंडर कंसिडरेशन भी हो ये चीज़ कि ट्रेडर्स के बीच में, चूँकि CNBC आवाज़ एक बिजनेस चैनल है और हम लगातार ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, तो हाँ, ये चीज़ है कि क्लैरिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये क्लैरिटी अभी तो अपने लेवल पर ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी अभी साफ नहीं है, कितना लगेगा नहीं लगेगा। हो सकता है 27 तारीख आते आते पूरा नक्शा ही बदल जाए। बट हाँ, एक अगर ये सिनेरियो रहता है तो एक हेल्पलाइन जिसमें प्रॉपर गाइडेंस हो कि इफ टू अमेरिका तो ऐसा, और अगर नहीं तो दूसरे कौन से मार्केट्स हैं। गुड सजेशन। दीपक सर, तो जैसा अभी मिताली भी जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री जो हैं अब वो चीन जा रहे हैं, एक बड़ा संदेश है। इस समय डोवाल साहब, आपने ही कहा, रशिया पहुंचे हुए हैं। जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं वो कह चुके हैं कि अब वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे, वो मोदी जी से बात करेंगे। क्या ये सारे संकेत कुछ इशारा करते हैं और ये अमेरिका को भी सुनाई और दिखाई दोनों दे रहे होंगे? ये ट्रंप को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा कि 3 जो महाशक्तियां आती हैं आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, रशिया और चीन, सबके साथ उन्होंने अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं। ये अमेरिका को अकेला कर रहा है सर। एंड आई थिंक द पीपल, देन निकी हेली ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर तुमने चीन से टक्कर लेनी है, आप भारत को अभी नाराज करोगे तो फिर चीन से टक्कर नहीं ले पाओगे। चीन 2 तमाचे मारेगा, आप सही हो जाओगे। केवल भारत है जिसमें शक्ति है चीन का मुकाबला करने की। मेरा अपना मानना है सर कि जो 27 अगस्त का आर्बिट्ररी डेट जो ये दे देता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा एटसेट्रा, ये इसको एक्सटेंड कर देगा। फिर हमारी बातचीत इनके साथ होगी, फिर कहेगा अच्छा चलिए भारत ने ये कह दिया, मैं मान गया हूं। सर, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, लेट मी पुट इट अक्रॉस टू यू लाइक दिस। जो चीन के साथ हुआ था कि सप्लाई चेन्स, आपको मालूम है जब चीन ने बड़ी नौटंकी करने की कोशिश की थी, एक मूवमेंट भी बना था टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स। और अब मुझे लगता है सर, आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, मुझे लगता है कि दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। लेट्स डेवलप अदर इकोनॉमीज, अमेरिका के ऊपर अपना जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करिए, क्योंकि अगर एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर आ जाता है वो तो कुछ भी कर सकता है, वेपनाइजिंग द अमेरिकन इकोनॉमी, और कोशिश कर रहा है कि बाकी देशों की इकोनॉमी को वो, जिससे उसने कहा कि अगर भारत की और रूस की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, आई डोंट केयर, ये कहता है ये आदमी, आई डोंट केयर, और बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बनता फिरता है। और पाकिस्तान में इतने सारे ऑयल रिजर्व्स है, मैसेज ऑयल रिजर्व, वहां पे एक बूंद नहीं है तेल का। बट दीज आर द थिंग्स दैट दिस गाय, ये सोचता है सारी दुनिया बेवकूफ। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज हिम, बट इतना बताना चाहता हूं सर, भारत इसके सामने नहीं झुकेगा सर। और ये जो कोalition एक बन रहा है, अमेरिका पीड़ित संगठन, यू आर गोइंग टू हियर मोर अबाउट इट आने वाले दिनों में सर। जी सुनील जी, एक अलग तरीके का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और जो भी फिर अपनी राय इसमें रखना चाहे, बिल्कुल ये ओपन है डिबेट, कि अमेरिका जिस तरीके का देश है, हमने उस देश को लंबे वक्त से देखा है,
और वहाँ का जैसा सिस्टम है, वहाँ जैसे सरकारें चलती हैं, हम मानते हैं कि वहाँ का राष्ट्रपति काफ़ी पावरफुल होता है और एक अलग तरीके का वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट आफ्टर ऑल एक डेमोक्रेसी है और एक ऐसा देश है जिसने एक दुनिया में मुकाम बनाया, अपनी शख्सियत बनाई, बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोड्यूस की, मतलब एक पूरा इतिहास है जो बड़ा गौरवशाली है। एक व्यक्ति उस कुर्सी पर आके और एकदम अजीबोगरीब सा तानाशाह सा व्यवहार कर रहा है और रात में सोएगा तो कुछ, सुबह उठेगा तो कुछ। क्या वहाँ कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जो इस चीज को कंट्रोल करे, जबकि वहाँ तो मतलब इतना ज्यादा सब कुछ सिस्टम ओपन और ट्रांसपेरेंट है जो यहाँ से कहा देखा सुना जाता है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ना कोई समझ रहा है या फिर सारे के सारे लोग वैसे हो गए हैं जो उनके साथ हैं? नहीं, क्या है कि उन्होंने इलेक्शन जीता है और रिपब्लिकन पार्टी में कोई और लीडर नहीं है, तो उनको क्या है कि पब्लिक अपील उनके पास है, सोच रहे हैं, तो इसलिए वहां पर वो जो भी कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगले इलेक्शन में इसको सबक सीखेंगे, सिखाएंगे, मगर जब तक वो होता है। सेकंड चीज है कि ये टैरिफ का जो कर रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। क्या होता है कि ये पहले ऑर्डर साइन करते हैं, फिर उस पर कोई अपोज करके वो रिवर्ट भी हो सकता है। क्या है कि उधर अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, मगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ये साइन करते हैं उससे एक डरावट क्रिएट करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम इसमें क्या है बताऊं मैं, कि प्रॉब्लम है कि हमारी बात ये है ना, ये एक्चुअली इंडिया के साथ वाली बात नहीं है, ये रशिया की लड़ाई हमारे थ्रू लड़ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी सब हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ये वो, पर याद रखिए 3.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का इंपोर्ट है, उसमें 64 बिलियन डॉलर ही हमारे गुड्स है, तो हार्डली व्हाट 4 और 5%। तो समझने की बात यह है कि ये उनको ये 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत छोटी रकम है ये, टोटली 3 ट्रिलियन का इंपोर्ट है। चाइना के खिलाफ ये नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर 500-600 बिलियन डॉलर का एक इंपोर्ट करते हैं चाइना से, क्योंकि हम बहुत छोटे शहर है उधर ही हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वही मैं कह रहा हूं कि ये स्पेसिफिकली उनको इनकम जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये क्योंकि रशिया के खिलाफ एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम फंस गए। तो ये मैं सोचता हूं कि ये खाली ट्रंप की बात नहीं है, इधर लेजिस्लेशन भी किसी ने 500% का टैरिफ लगाने लिए किसी ने कांग्रेस में लेजिस्लेशन मूव किया है, इफ इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ये एंटी रशिया फीलिंग इज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग इन अमेरिका। और उन दिनों भी आपको याद होगा कि मैकार्थी करके एक कम्युनिस्ट थे, उनको मरवा दिया उन्होंने। तो एक एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग, एंटी रशियन फीलिंग, उसमें हम जाके फंस गए। यही मेरा मानना है, ये एक ट्रेड वाली बात ही नहीं है। 50-60 बिलियन क्या है उनके लिए, कुछ नहीं है, मगर ये एक प्यूनिटिव एक्शन, वेपनाइजिंग द टैरिफ, वही मैं कर रहा हूं बार बार, और हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, अमेरिका हैज ऑलवेज बीन अ फेयर वेदर फ्रेंड, रशिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय अस। पोखरान के समय याद है आपको कैसा अमेरिका ने हमें बैन किया था अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोविजन ट्रीटी। 1971 वॉर में किसने हमारा सपोर्ट किया था? रशिया ने किया था। इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, उन्होंने F-16 प्लेन उधर बेचा है। तो इज नॉट अ रिलायबल फ्रेंड। ये जो एट दिस पॉइंट इन टाइम उनको रशिया यूक्रेन की फेलियर वो हमारे इस्तेमाल करके, हमें ट्विस्ट करके उसको रशिया को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें फर्म स्टैंड लेना चाहिए, और अमेरिका में काउंटर चेक और काउंटर बैलेंस, कोई एक प्रो इंडिया सेनेटर कुछ बिल लाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, वो तो चलेगी, बट इमीडिएट इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो लगेगा ही ना। दैट वी कैन नॉट अवॉइड। एज अ कंट्री हमें मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है, एंड वी हैव टू फाइट दिस यूनाइटेडली। राइट। शुभमय भी जुड़ गए अब हमारे साथ। शुभमय, जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं आप लगातार, और अब तो बहुत रैपिड फायर वे में हो रहा है, रातों रात चीज़ें आती हैं, कभी ट्रुथ सोशल पे आता है, कभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है। जैसा अभी सुनील भी कह रहे थे, किस तरह का जवाब होना चाहिए अब भारत का? क्या अभी भी हमें वेट वॉच इसी तरह में रहना चाहिए, या थोड़ा रिटेलिएटी होना चाहिए, या कोई तीसरी अप्रोच अपनानी चाहिए? विपिन जी, एक चीज वेरी क्लियर है कि इंडिया का अप्रोच वेट एंड वॉच का नहीं है। इंडिया का जो टैरिफ रिस्पॉन्स रहा है हैज बीन वेरी मेजर्ड। हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ट्रम्प के साथ वॉर ऑफ द वर्ड्स, जो इनफैक्ट आज मैंने ब्लूमबर्ग में देखा था, आई डोंट एग्री विद दैट, कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी इलेक्शन रैली में बोले हैं इंडिया वोकल फॉर लोकल, ये नहीं कहना चाहिए। आई डोंट एग्री। इंडिया का
ऑफिशियल रिस्पॉन्स इंडिया का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स रहा है, वेरी मेजर्ड, वेरी प्रॉपर। इसमें ट्रम्प को अगर पसंद ना आए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल हमने कोई भी प्रेसिपिटेट एक्शन नहीं लिया है जिसके जवाब में ये चीज़ हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, कि हम जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरा बात मैं बताऊं, सुनील साहब सही बोल रहे थे कि देयर विल बी अ पेन इन द इकोनॉमी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका के लिए $85 बिलियन हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी मेजर थिंग। हमारे लिए भी कंपेयर टू अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी ये ऐसा शॉक नहीं है जो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसका फुल इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर, अगर गवर्नमेंट को कुछ फिजिकल सपोर्ट देना भी पड़े टू सम ऑफ द एक्सपोर्टर्स को, गवर्नमेंट कैन डू इट। और गवर्नमेंट अभी सही कर रहे हैं कि अभी इस वक्त, इनफैक्ट मेरी जितनी बातचीत हुई है उससे मैं आपको बता सकता हूं कि उनका पॉइंट ये है कि अभी लेट अस मेजर कितना इसका इम्पैक्ट होता है एनुअली, अकॉर्डिंगली वो सपोर्ट मेजर्स दिया जाएगा। आपको पता है कि इंडिया फिजिकल सपोर्ट जो मिलता है वो एक एक मंथ, जैसे कहते हैं मंथ टू मंथ, उस तरह से नहीं दिया जाता है। इट्स गिवन एज एन एनुअल सपोर्ट। तो एनुअल सपोर्ट आ जाएगा। कितना होगा ये मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं कि मेरा जो एस्टिमेट है, इट विल नॉट बी मोर देन 10,000 crore rupees एट मोस्ट फॉर सपोर्ट टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स, जिस तरह से ये वाला इम्पैक्ट आ रहा है। इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट क्या दूसरे चीज़ों पे पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम अमेरिका से ट्रेड, इवन दो इंडिया इज वी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, बट आई स्टिल से कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एक आपदा टाइप का चीज़ नहीं है। हम इसको झेल सकते हैं, और इसीलिए भी झेल सकते हैं क्योंकि ये जस्ट कुछ ही दिनों में वॉर ऑफ द वर्ड्स चल रहा है। हम इसमें अगर ना पड़े, लेट इट कंटिन्यू, हमारा ट्रेड नेगोशिएशंस अगस्त 25 तारीख में अमेरिकन टीम आ रहा है, नेगोशिएशंस होगी। ट्रम्प का पॉइंट था कि एक बहुत बड़ा इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा मार्केट ओपनिंग का अनाउंसमेंट करे। इंडिया के लिए फ्रैंकली अमेरिका को बेचना बोइंग नहीं है। अमेरिका बोइंग जितना बेचना चाहे, हमारे आकाशा, हमारे इंडिगो सारे खरीदने के लिए तैयार है, वो तो सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। जितने जीपीयूज हैं वो तो सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, उतना हमारे पास डिमांड है, उससे ज़्यादा डिमांड है। अमेरिका चाहता है एग्रीकल्चरल गुड्स सेल करना। नेचुरली इंडिया के लिए एग्रीकल्चरल गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कितना ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। और हम अगर करने का कोशिश भी करें तो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। डू वी वांट कि हम उनको सपोर्ट करने के लिए हम एक पॉलिटिकल झंझट हमारे देश में लाएं? हमारे लिए आपको याद होगा विपिन जी कि हम लोग जब भी ट्रेड नेगोशिएशंस किए हैं, ट्रेड ओपनिंग अप इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदे का चीज़ नहीं हुआ है। इट हैज़ लेड टू पॉलिटिकल कॉस्ट। सो कोई भी पार्टी पॉलिटिकल कॉस्ट इसको भरपाई नहीं करना चाहेगा, और चूंकि इसका रिवॉर्ड हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, हम तो ओपन अप ही करेंगे ना, हम तो अपने तरफ से टैरिफ लोअर ही करेंगे, और उन सेक्टर्स में जहां पे कॉस्ट हाई है तो हम किस चीज़ का किस चीज़ के लिए करें? इंडियन इंजीनियरिंग, इंडिया अमेरिका से बहुत सारी चीज़ चाहता है, हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अमेरिका बेचे, अमेरिका के पास तो बेचने के लिए वो चीज़ें हैं ही नहीं। सो उसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रही द कंपनीज, द लार्ज कंपनीज, जो अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स लाके तो यहाँ बेचते नहीं है ना, वो चाइनीज प्रोडक्ट्स लाते हैं, इंडिया से सोर्सिंग करते हैं, वेदर वॉलमार्ट, अमेजन, जो भी, तो वो प्रोडक्ट प्रोसेस तो बरकरार रहेगा। इंश्योरेंस कंपनीज आना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ट्रम्प साहब का तो उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। उनका पॉइंट है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ओपन कर दें मार्केट, और बात वहीं पे ही अड़ा हुआ है। और इंडिया के लिए वो दिस इज ए रेड लाइन, जो बहुत बड़ा रेड लाइन है। इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे साउथ कोरिया ने जैसे कहा है कि हम $550 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे यूएसए में। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया गवर्नमेंट उस तरह से चलता ही नहीं है। अगर इंडियन कंपनीज जो हैं, टीसीएस से लेकर बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुके हैं, उनका अगर हम टोटल देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो बढ़ता जाएगा। सो दैट्स फाइन, तो वी कैन लिव विद इट। मेरा पॉइंट ये है
कि हमें ये 50% टैरिफ जो अभी लगाया गया है ट्रिपल करेगा एक्सपोर्टर्स को ओनली टू दैट एक्सटेंट। हमारे लिए अभी हमने यूके के साथ FTA किए हैं, EU को हम फास्ट ट्रैक करेंगे, साउथ एशिया के साथ विल एक्सपैंड मोर, तो हो सकता है हमारे ट्रेडिंग में हम बेनिफिट्स लाएंगे। और एक चीज बहुत ज़्यादा चीज मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर अगर ट्रेड एक्सपोर्ट्स को अगर ईज अप डूइंग बिजनेस के तहत हम कुछ चेंजेस करें तो हम हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पेपरलेस फाइलिंग बहुत ज्यादा ट्रेड बेसिस पॉइंट्स में इसको फर्क ला सकता है रादर देन गिविंग कैश सब्सिडी। जी जी नहीं ठीक है ये बात कि कई बार जो दुश्वारियां रहती हैं उन्हीं में से कुछ रास्ते निकलते हुए नज़र आते हैं। अतुल साहब, दो चीज़ें हैं, एक है अमेरिका और एक है डोनाल्ड ट्रंप। हम इसे कैसे देखें? डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन अमेरिका और भारत हमेशा के लिए हैं। तो अभी मौजूदा सिचुएशन को हमें इंडिया वर्सेस यूएसए देखना है और इट्स इंडिया वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप देखना है? देखिए, मेरे ख्याल से यूएस एक ऐसा पार्टनर है कि जिसका हम भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कब किस वक्त पीठ में आके छुरी मार दे ये हम कह नहीं सकते। जब 1965 का वॉर हुआ था तो उन्होंने हमारे लिए जो गेहूं थे, गेहूं ही आने बंद कर दिए थे। तो इंसान भारत के जो, तभी भारत इतना स्ट्रांग नहीं था तो लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन उनको वो नहीं था, उनको पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना था। ऐसे कई सारे वाकये हैं, कई सारी चीजें हैं जहां पे बाय एंड लार्ज अमेरिका ने भारत के खिलाफ का ही स्टैंड लिया है। जो बीच में बहुत अच्छा माहौल था, लेट्स से वो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अच्छी दोस्ती थी पास्ट में, उसकी वजह से था, लेकिन एज यूजुअल वो भी घूम फिर गए। तो इस वक्त जो मामला है उसको दोनों को एक ही तरफ से देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप सन की आदमी है, कब क्या करेगा पता नहीं है। नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा, रशिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो इंडिया से पंगा ले लो। तो वो नाचना ना आए तो आंगन टेढ़े वाला आदमी है, तो उससे उसकी तरफ ही डील करना है। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका को दोस्त मान के कि अमेरिका हमारे साथ, ये प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे तो सारा माहौल अच्छा हो जाएगा, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से भारत के डिप्लोमेट्स, भारत की फॉरेन पॉलिसी ये अच्छी तरह से समझती है कि बुरे टाइम में हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन हमारे विरुद्ध में खड़ा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिका है वो सेकंड कैंप में है, बाय एंड लार्ज भारत की विरुद्ध में खड़ा है। तो मेरे ख्याल से दोनों की दिशा एक है, हमको हमारा नेशनल इंटरेस्ट देखना है। रिश्ते अगर वो खराब करे तो ठीक है, मेरे ख्याल से भारत सामने चल के ऐसा कोई अग्रेशन नहीं दिखाएगा जब तक कि मैटर प्रेसिपिटेट ना हो, तब हम रिटालिएट कर सकते हैं या उसका मेजर्ड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन भारत अग्रेसिव स्टैंड नहीं लेगा, खुद का नेशनल इंटरेस्ट देखेगा और अमेरिका को ना तो गले लगाएगा ना ही उसको धक्का देगा। न्यूट्रल गियर में चल के गाड़ी जहां तक जाएगी वहां तक जाएगी या फिर रुक जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो अप्रोच है बहुत ही शानदार है। शांति से, धीरे से हम एक एक पत्ते खोल रहे हैं। उन्होंने तो सारे पत्ते दिखा दिए, हमने एक भी पत्ता नहीं दिखाया, तो सारी डेक हमारे पास है, अब हम उतरेंगे अपना पत्ता। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से हम इसके साथ डील कर रहे हैं। वेरी वेरी हैप्पी विद इट। दीपक जी, इस पर आपकी एक टिप्पणी जरूर बनती है। किनसे पूछा आपने? जी दीपक सर, मैं कह रहा हूं इस सवाल पे आपकी एक टिप्पणी जरूर बनती है। जो ये एक सवाल है ना कि हम अमेरिका को कैसे देखें, हम अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप देखें या हम अमेरिका को अमेरिका देखें? सबसे पहले मैं अतुल जोशी साहब का धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू फॉर प्रेजिंग इंडियाज डिप्लोमेसी। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये हमारे मुझे, हम चाणक्य की संतान है, चक्रव्यूह ऐसा डालेंगे इसको पता नहीं लगेगा इस बेवकूफ को कि क्या हो रहा है इसके साथ। लेट मी टेल इट यू वेरी क्लियरली सर, वी आर नॉट गोइंग टू रिटेलिएट इन एंगर, वी आर गोइंग टू मेजर दिस। हम लोग अपने दोस्तों से बात करेंगे, ब्रिक्स मेंबर से बात करेंगे, एससीओ के लिए पीएम जा रहे हैं, बहुत से लोगों से G20 से बातचीत होगी जो हमारे साथ रहना चाहते हैं। ट्रंप से सारी दुनिया दुखी है जो इसके सामने झुक गए हैं, नॉट बिकॉज दे लव ट्रंप, नॉट बिकॉज डार्लिंग डार्लिंग ट्रंप नहीं है सर, वो डर गए हैं कि हमारे आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। ही इज एन अनप्रेडिक्टेबल फेलो। कल ये 5 करोड़% लगा देगा तो हम लोग क्या करेंगे उसके आगे, या फौज भेजेगा हम क्या करेंगे। द आइडिया सर फॉर अस
भारत के लिए एज चिल्ड्रन ऑफ चाणक्य वी विल डील विद हिम स्टेप बाय स्टेप। देखेंगे, उसको संदेश भेजेंगे, मिलता है नहीं मिलता है, बट वी विल ओवरकम दिस क्राइसिस, वी हैव डन इट बिफोर। आज हम बहुत रेजिलियंट है। By antagonizing 2, 3 and 4 most powerful nations in the world, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जैसे निकी हेली ने आज ट्वीट किया है। और मेरा मानना है सर, my personal thing, I've served in the United States, डोनाल्ड ट्रंप आज है, कल चला जाएगा, अमेरिका रहेगा, भारत रहेगा, बट देयर इज बाईपार्टिजन वहां पर। ये दोनों पार्टी का ये है कि भारत जो उभर रहा है, भारत को अपनी तरफ रखना है, हमारा चमचा बनाना है, वो नहीं बनेगा। इसीलिए ये लोग भारत को नॉर्मली और आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, द राइज ऑफ इंडिया। And the challenge for us, which we are handling beautifully, is to tell them कि मेरा जो राइज है, आपको उससे कोई खतरा नहीं है, it is in your interest. Well said, sir. अब तो क्या अब इस पूरे नए सिनेरियो में जहां अमेरिका, ट्रंप, फिर बाकी जो इस समय पूरी दुनिया में पोजीशन है, इतने सारे वॉर्स ऑनगोइंग हैं, ब्रिक्स हकीकत बन सकता है, जो वक्त वक्त पे बात होती रही। और डोनाल्ड ट्रंप इससे भी काफी खफा होते हैं, उस पर भी वो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन क्या वक्त आ गया है जब बाकी के देश, जैसा कि ब्राजील के प्रधान राष्ट्रपति ने कहा कि भाई मैं बात करूंगा अब मोदी जी से, जिनपिंग से, लेकिन ट्रंप से नहीं बात करूंगा, तो जो चीज वक्तव्यों में आ रही है अब वो धरातल पे भी उतरेगी या उतरना चाहिए? उतरना चाहिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और उतरेगी ये भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ब्रिक्स, जो कि बीच में एक मिडलिंग जैसा हो गया था, और उसको पुश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी देखते हैं कि ब्रिक्स एक उनके एक एज ए ग्रुप काफी बड़ा एक इकोनॉमिक सेगमेंट बन रहा है। और दूसरा, जो ब्रिक्स में जो कुछ बातें हुई कि पेमेंट के लिए स्विफ्ट को छोड़कर एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया जाए और डॉलर की जगह एक दूसरी करेंसी बनाई जाए जिसका कि ट्रेड आपस में हो सके, तो इसका एक्सपेरिमेंट, एक यूनिट नाम से करेंसी बनाने की बात है, और उसके काफी उसकी स्टडी और इवोल्यूशन हो चुका है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जी को देखें, उनका एक ये भी खतरा है उनको कि अगर डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ तो वो भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा, जो कि लॉन्ग टर्म होगा। और हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली एक एक शताब्दी में एक एक करेंसी और एक एक कंट्री रही है। पहले यूरोप में स्पेन वगैरह थे, फिर 100 साल इंग्लैंड रहा, फिर अब 100 साल से ज़्यादा 100 साल नहीं, 75 साल से अमेरिका है। तो क्या अमेरिका के डॉलर की वर्चस्व खत्म होने का टाइम आ गया? और यस, इन ब्रिक्स में भारत कोशिश कर रहा था कि अमेरिका के साथ भी वो अपना बना के रखे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पुश कर रहे हैं कि ब्रिक्स में, अब आप देखिए, अगर पिछले 1 महीने में 2 महीने में देखें तो जयशंकर जी, डोवल जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग चाइना जाके आए हैं, और अब मोदी जी के जाने की बात हो रही है। तो हम और हमारे जो वक्तव्य हैं वो भी चाइना के बारे में, अब हमने शब्दावली में परिवर्तन आया है। जिस प्रकार के हम शब्द यूज कर रहे थे, अब हम कम उस तरह के यूज कर रहे हैं। ठीक है, चाइना से भी हमें काफी परेशानी है, लेकिन जैसे एक वरिष्ठ इकोनॉमिक्स जेफरी सैक्स कहते हैं कि आप पड़ोसी को बदल नहीं सकते, आपके चाइना आपके बॉर्डर पर है और हमेशा रहेगा। तो ये ब्रिक्स हो या ना हो, तब भी हमारे इंटरेस्ट में कि हम चाइना के साथ में हमारे रिलेशन ऐसे हों कि जो हमें शांति से ग्रो करने दें, और शांति से आपस में सद्भाव के उसमें किस प्रकार से डिप्लोमेसी के द्वारा, किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ा के, किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करके किया जा सकता है। और वक्त शायद उसका आ गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगले 3-3.5 साल इसको और ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ पुश करते रहेंगे। ये जो भारत पर उन्होंने अभी अंतिम वार चलाया है, ये और भी ज्यादा, देखिए भारत ने कोई प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। भारत इस प्रकार का अपमान और इस प्रकार का, जैसा भट्टाचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2 बातें चाहते थे ट्रंप साहब। एक, भारत के साथ एक बड़ी डील की घोषणा कर पाए, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी घोषणाएं पसंद है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल पाए देश में। वो हो नहीं सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में खुल नहीं सकता। जापान और यूरोपियन यूनियन ने कमजोरी दिखाकर, घुटने टेक कर भारत के लिए एक परेशानी पैदा की है। लेकिन ठीक है, भारत खड़ा हुआ है, और ब्रिक्स अगर स्ट्रेंथन होता है, एक नई करेंसी भी आ सकती है, एक नया पेमेंट सिस्टम भी आ सकता है। और अगर वो हुआ तो अमेरिका का लिए ये डोनाल्ड ट्रंप जी का खोदा हुआ खुद का गड्ढा होगा।
जी। अच्छा, इस बीच भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है। ये जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया तो बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन जो उसके हाइलाइटर्स है वो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट यूएस शुड चूज टू इम्पोज एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया फॉर एक्शन दैट सेवरल अदर कंट्रीज आर ऑल्सो टेकिंग इन देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वी reiterate that these actions are unfair, unjustified and unreasonable. India will take all actions necessary to protect its national interest. ये भारत की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। जैसा मैंने कहा कि मैंने उसके कुछ अंश पढ़े हैं और जो वो पूरा संदर्भ में कहा गया है वो ऑयल इंपोर्ट के ऊपर जो बात आई थी और उसके बाद अतिरिक्त टैरिफ की बात आई थी वो लगा, और अब भारत ने जवाब दिया है कि दूसरे कई देश भी ऐसा कर रहे हैं, भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा किया है। और फिर से हम दोहरा रहे हैं कि ये गलत है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी कदम जरूरी है वो सब उठाएगा। मिताली, एक सदी हुई प्रतिक्रिया, एक सही प्रतिक्रिया और एक क्लियर मैसेज। बिल्कुल, बिल्कुल विपिन, और ये बहुत ही ज़रूरी था आज ये कहना, क्योंकि जैसे हम सारे पैनलिस्ट एग्री कर रहे हैं कि आज तक भारत का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत मेजर्ड है। हमने सोच के समझ के हमेशा एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात वापस ग्लोबल कम्युनिटी को और अमेरिका को कही है, लेकिन इसे आप हमारी वीकनेस ना समझें, ये बहुत ज़रूरी है। आज भारत को अपने लोगों के हित में एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें पूरी दुनिया को ये कहना है, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया को ये कहना है कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है, चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी है। चाहे अमेरिका हमारे साथ काम करे या नहीं, हम ऑलरेडी उस पाथ पर हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा, अगर हम अपनी कंजम्पशन इकोनॉमी की बात करें, अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें, हम अपने सर्विस सेक्टर की बात करें, आज हम अपने टूरिज्म सेक्टर की बात करें, हम अपने किसी भी बड़े सेक्टर की बात करें, तो हम काफी देशों से बहुत आगे हैं और ग्लोबल साउथ के सारे देश भारत के साथ काम करना चाहते हैं। आज फिलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया में है, यहाँ मैं एक्चुअली उसी इवेंट में आई हुई हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि फिलीपींस भी हमारे साथ काम करना चाहता है। ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करना चाहती हैं, और ये ट्रेड सिर्फ गुड्स की बात नहीं है, सारी कंट्रीज भारत के साथ सर्विसेज में भी ट्रेड करना चाहती हैं। तो मेरे हिसाब से भारत के पास फ्रेंड्स की कोई कमी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टेटमेंट से निकल के आती है कि कोई कंट्री आज के डेट में किसी और कंट्री को इकोनॉमिकली बुली नहीं कर सकती। ये वो आज दौर नहीं है जो कि 1970s और 1960s में और उससे पहले था कॉलोनियलिज्म वाला। आज हम एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में काम करते हैं, और आज ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो उसी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को एक तरह से तोड़ने के लिए लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी वीक होती हैं तो ये रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर एक तरह से टूट जाता है। तो आज भारत का ये स्टैंड लेना एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक मैसेज है, पूरे सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक मैसेज है कि आप दबाव में मत आइए, आप स्ट्रांगली खड़े रहिए, हम आपके साथ खड़े होंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे और हमारी इकोनॉमीज भी आगे बढ़ेंगी और हम बुली नहीं होंगे किसी से भी। जी शुभमय, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट सोच रहे हैं या कर रहे हैं, क्या अमेरिकन कंपनीज भी दबाव में होंगी? मतलब चलिए टैरिफ तो एक बात हो गई, ये एक्सपोर्ट्स की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर एप्पल मौजूद है, इनफैक्ट अब तो टेस्ला आ गई है। मस्क और ट्रंप के संबंध अब जग जाहिर हैं जैसा भी है, और भी कई कंपनीज हैं, और अभी तो वो 10 बार ये भी कह चुके हैं कि मैं टिम कुक को बोल चुका हूं कि आप इंडिया में प्रोडक्शन घटाएं। टिम कुक 2 दिन पहले बोले कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिका के लिए फ़ोन बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है। तो क्या ये अमेरिकन कंपनीज या बोइंग फॉर एग्जाम्पल, जिसका आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे थोड़ी देर पहले, ट्रंप के दबाव में आएंगे और उसका भी इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा? क्योंकि ये तो अभी टैरिफ पे बात है, लेकिन आगे इन कंपनियों पे भी चीजें आएंगी, या फिर वो उस दबाव में नहीं झुकेंगी, वो अपना बिजनेस देखेंगी, या ये ऐसा कर पाना उनके लिए संभव होगा?
विपिन जी आप सही कह रहे हैं, विपिन जी आप सही कह रहे हैं। वेपनाइजेशन ऑफ कंपनीज सच में हो रही है। ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर देशों में पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है उस तरफ झुक रहे हैं, इसलिए आपका आशंका सही है, हो ही सकता है। मेरा कहना है कि वी शुड नाउ, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और कितना दूर तक हमारे ऊपर इकोनॉमी के ऊपर पेन आएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया के लिए ये दिस इज नॉट अ वेरी ह्यूज पेन। कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट्स समेट कर वापस जाना इज डिफिकल्ट इटसेल्फ, लेकिन वो जरूर, अगर ट्रंप चाहेंगे तो जरूर सॉफ्ट वर्ड्स यूज करेंगे दैट दे आर ऑल्सो अलाइन विद द ट्रम्पियन इंटरेस्ट्स। मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि इंडिया के लिए ये कितना मुश्किल है कि कितना हम लोग फेस करेंगे और कितना हम लोग इसमें हम अपने आप को संभाल पाएंगे। मेरा कहना है कि दिस इज नॉट ए कैटेक्लिज्म। इंडिया, अभी आनंद महेंद्र जी का ट्वीट में पढ़ रहा था, एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेट अस नॉट वेस्ट दिस क्राइसिस। हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इंडिया गवर्नमेंट के लिए अभी इस वक्त मौका है कि बहुत सारे डिफिकल्ट रिफॉर्म्स की जो दौर बीच में थोड़ा ठंडा पड़ गया था, उनको हैसन अप करने का। मैंने एक्सपोर्ट्स वाला चीज़ बताया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंपनीज के लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत फ़ायदा ला सकता है। अगर जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके का, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक विद इन द कंट्री, तो देयर इज अ ह्यूज रेंज जो हम ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एंड इनका बहुत फायदा है। रिमेंबर, पावर, दिस इज द पावर गेम। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द, आई मीन एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल थी ना, आई एम डूइंग इट बट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ऑलमोस्ट लाइक द वर्ल्ड वॉर। हिटलर के सामने बहुत सारे देशों ने नहीं झुका था, एंड दे डिसाइडेड टू कंट्रोल, डू देयर थिंग्स देमसेल्व्स। हम लोग, हमारे जो जरूरत है उसको हम खुद करेंगे तो बहुत फायदा ला सकते हैं, एंड एसेंशियली दैट विल मीन बी ग्रोइंग। आज वर्ल्ड में, आज रिजर्व बैंक का जो डेटा आया है उससे वी आर क्लियर दैट द इंडियन इकोनॉमी डजंट हैव टू मेनी रीजंस टू वरी। सो उसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वी आर इन अ गुड पोजीशन, वी हैव गॉट अ वेरी गुड मार्केट, द पर कैपिटा इनकम राइज कर रहा है, देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री इन द वर्ल्ड। सो देयर, वो चीजें तो कहीं नहीं गई जी। तो कुल मिला के शुभम, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त होने आ गया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है, ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच होगी। एट लास्ट सुब्रमण्यम साहब, कल इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जरूर बुरा इम्पैक्ट होगा, पैनिक तो होगी इसमें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है? इट्स नॉट ए ट्रेड टॉक, वो साफ है। तो अब इसमें हल आएगी कि क्या हम दबाव में आके रशिया के साथ अगेंस्ट अमेरिका कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब इसमें लाइट कहाँ पे है? एंड ऑफ द टनल में अभी नहीं दिख रहा है। तो नेचुरली मार्केट में जब ये अनसर्टेनिटी होती है तो इम्पैक्ट जरूर होता है। तो कल मार्केट तो गैप डाउन ओपन ही करेगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स, उसका काउंटर कुछ अमेरिका कहती है, ठीक है, ये डिस्कशन में कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट कैन रिकवर। अदरवाइज ये मैं सोचता हूं कि जैसे पोखरान की जो न्यूक्लियर हमने एक्सप्लोजन किया था, उसके बाद जो इम्पैक्ट आया था, उसकी तरह ये नया पोखरान है। 50% टैरिफ इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया। ठीक है जी, चलिए, लेकिन हम निपटेंगे इससे। वो भी परीक्षण हमें शक्ति देके गया था और ये हमारी शक्ति का परीक्षण है, इसका जवाब भी हम जरूर देंगे। समय समाप्त हो गया, ये बातचीत बहुत लंबी हो सकती थी, क्योंकि देश की संप्रभुता, देश का मान सम्मान, उसकी बात आती है तो सब दिल से बोलना चाहते हैं। लेकिन आज आप सभी लोगों ने बहुत दिल से अपनी बात रखी, और जो बात एक्चुअल में है वो रखी, और लॉजिकल है वो रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आगे इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। के प्रायोजक हैं